गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आवाज़ आ रही है अब? गुड इवनिंग। हाँ, अब ठीक लग रहा है ना? चलो स्टार्ट करें हम लोग आज की क्लास। देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हमने, मतलब लास्ट क्लास इन द सेंस, आप लोग समझना एक बात जो है इम्पोर्टेंट है। हमने एक तरह से लास्ट क्लास का मतलब मैं बता देता हूं कि हमने एक तरह से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट डिस्कस कर ली है। इसके बाद मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 वीडियो हैं और इन 3 वीडियोज में मैक्सिमम चीजें मैंने कवर कर ली हैं और आप लोगों का काम भी हो जाएगा इन 3 वीडियोज में अकॉर्डिंग टू सेट। और असिस्टेंट प्रोफेसर की माने भी तो उसमें छोटा सा पार्ट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने करवाई है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें आईआर की, तो आईआर के 2 वीडियोज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं और 2 वीडियोस में आप अच्छी तरह से देख लेना। अगर नहीं देखा है तो एक बार, जितना भी टाइम है, 5-7 दिन बचे आप लोगों के पास, एक बार वो सारी चीजें आप कवर करने की कोशिश करना। ठीक है। तो उसमें जितना भी था मैंने सारा कुछ आप लोगों को समझा रखा है आईआर के बारे में। 2 वीडियो जो हमारे थे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं और टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हमने समझा रखे हैं, वो सारे के सारे वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में मैंने बता रखा है आप लोगों को। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के बारे में मैंने बता रखा है आप लोगों को। इसके अलावा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन रूल बता रखे हैं मैंने, हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिलेक्शन रूल्स के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग एक बार सारा का सारा डिस्कस कर चुके हैं उन 2 वीडियोस में। अब देखना, आपको बहुत शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं मैंने, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। लेकिन अब जो क्लास है आज की हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे सेट का हो, चाहे इवन फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो, इवन सेकंड ग्रेड तक भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो आज की क्लास में बेसिकली शायद दोबारा मौसम खराब हो गया, इस वजह से शायद तबीयत भी दोबारा थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। एक्चुअल में आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं कि जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो अल्कोहल है, मान लो एमीन है, ये जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, इनकी एक पर्टिकुलर आईआर फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर ये आईआर स्पेक्ट्रम में आईआर पीक शो करते हैं, ध्यान रखना। और इस आईआर पीक के बेसिस पे ही मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि आईआर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इससे हम लोग डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगाते हैं कि अगर हमें एक रेंज का पता है कि मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास और हमें यह पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो कितने वेव नंबर पे आता है, सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है, तो जो कंपाउंड हमें दिया गया है इसका आईआर स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें जो पीक्स आएंगी आईआर स्पेक्ट्रम में, उसके बेसिस पे हम लोग ये जज कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है आपका वो, उसकी जो वो कौन सा है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम। तो आपको बेसिकली हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो किस रेंज में आईआर पीक शो करता है। मेरी बात समझ गए? हमें सीखना क्या है वो आप लोग समझ लो एक बार। हमें सीखना क्या है वो चीज समझो आप लोग सबसे पहले एक बार। स्टार्ट करें हम लोग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को, अब ध्यान से समझना। देखो स्टार्टिंग हम लोग कहां से कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूं जो आपको बता भी चुका हूं, एक बार कंपैरिजन करके बताऊंगा।
देखो एक तो हमने डिस्कस की है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और देखो इसके लिए मैंने आपको रेंज बताई थी, जो हमारा वेवलेंथ है इसकी, वो रेंज बेसिकली हम लोग बोलते हैं इसको 200 से 800 एनएम नैनोमीटर, ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। और यहाँ पे ठीक है, तो 200 से 800 तो ये हो गया। और अब थोड़ा सा समझो, जो 2500 से लेकर के 25,000 एनएम तक जो वेवलेंथ होती है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की होती है। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी की होती है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और ध्यान से समझो इसको, जब हम लोग वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वेव नंबर आएगा 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छी तरह से समझ लो कितना आएगा, 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। और मैं आपको सबको बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं क्या क्या रिलेशन है। अगर आपके पास वेवलेंथ है और इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाली वेवलेंथ है हमारी। ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वाली वेवलेंथ है, इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझ लो, ये वाली वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो, अगर इस लैम्डा को, इस तरंग दैर्घ्य को, इस लैम्डा को या तरंग दैर्घ्य को या वेवलेंथ को अगर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आप लोगों को बता रखा है न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। मैंने न्यूमेरिकल भी करवाए थे देखो इन दोनों फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके समझ में आ रही होगी, तो भाई ये 700 से 2500 वाला सेंटीमीटर इनवर्स वाला एरिया कहां गया? भाई ये तो 700 तक है और ये 2500 से, तो ये 700 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स वाला एरिया कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एरिया कहां गया। दूसरी बात यहां पे ध्यान रखना ना, देखो यहां पे इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रखा है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। आप कन्वर्ट करके देख लेना चाहें। और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे उसी फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा से, तो ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो एक एक चीजों को आप समझना एक बार अच्छी तरह से, अगर कोई इश्यू लगे तो मेरे से पूछना आप साथ की साथ, क्योंकि इन बेसिक चीजों के बिना आप लोग बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के उसके लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 40 से 160 किलो कैलोरी पर मोल। आपको सबको पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए होती है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस में होता है? यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन ध्यान रखना जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस की वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, तो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रख लेना भाई। तो आपके पास दो चीजें सस्पेंस में रह गई। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि ये 700 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स का एरिया गया कहां, ये कौन सा एरिया है फिर? क्योंकि यूवी के बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन होता है, ठीक है। और आपको यह भी पता है, ध्यान से समझना, कि पूरे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उससे अगर हम लोग इधर से यूवी से आईआर और आईआर के बाद माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो सबको पता है कि लैम्डा का मान इंक्रीज होता है, न्यू का मान डिक्रीज होता है और न्यू बार का मान भी डिक्रीज होता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इधर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। और एनर्जी का आपको पता ही है, ई बराबर एच न्यू होती है और ई बराबर एस सी न्यू बार। ये देखो बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? यहां तक कोई इशू नहीं है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं, अगर यहां तक कोई इशू नहीं है तो देखो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो दोबारा बता रहा हूं मैं आप लोगों को वही चीज। देखो ये 200 से 700 वाला तो आपका यूवी और विजिबल का क्लियर है। अब देखो ये 2500 टू 25,000 तक ये आपका आईआर। अब ध्यान रखना, अब मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये जो 700 से 2500 वाला सेंटीमीटर ये नियर आईआर होता है, जो हमारे काम का नहीं होता है। और ध्यान रखना ये जो
25,000 है, 25,000 से लेकर के 1,00,000 एनएम तक जो रीजन होता है वो हमारा फार आईआर होता है, जो भी हमारे काम का नहीं होता है। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी तरह से समझना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं बताना चाह रहा हूं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो नियर आईआर है वो किसके पास में होता है, तो ध्यान रखना नियर आईआर यूवी और विजिबल रीजन के पास में होता है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इधर फार है। अब ये भी इधर से भी याद रख लेना, माइक्रोवेव की तरफ फार होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मींस अगर आपको फार आईआर दे रहा है तो इसके जस्ट आगे माइक्रोवेव, और अगर आपको नियर आईआर दे रहा है तो इसके जस्ट पीछे की तरफ कौन सा, यूवी विजिबल। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रख लेना, आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। और देखो बाकी चीजें अभी जो मैंने बताई आप लोगों को, क्या बताया है, देखो इधर एक्स रेज, इधर रेडियो वेव जाएगा, इधर जाएगा तो मैंने कहा था आप लोगों को कि न्यू बार डिक्रीज होगा, जो न्यू है वो भी डिक्रीज होगा, लोअर एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है, लॉन्गर वेवलेंथ वो भी सही है। इधर अगर हम लोग आएंगे एक्स रेज की तरफ तो शॉर्टर वेवलेंथ बट फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर इंक्रीज होगा, इसका मतलब एनर्जी भी इंक्रीज होगी क्योंकि ई बराबर एच न्यू। देखो समझ लो चीजों को, और सारी चीजों को समझना भी है। इसका मतलब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आईआर वाला, वो ये वाला है 750 से 2500। अब इसको देखो थोड़ा अलग अलग, कोई 667 से भी लिख देता है, ये थोड़ा सा माइनर वेरिएशंस मिलेंगे आप लोगों को, ये आपको माइनर वेरिएशंस मिलेंगे, लेकिन इन जो वेरिएशंस हैं उनके चक्कर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, इनके चक्कर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं। देखो तो दो दो इंपॉर्टेंट चीजें दो थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये जो है एक बेसिक पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारा माजरा क्या है। देखो अगर आपको एक दूसरे में कन्वर्जन नहीं आता है तो आप लोगों को दिक्कत आएगी, ध्यान रख लेना इस बात का। कन्वर्जन, ये सारे कन्वर्जन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे चले, कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ लेना मेरे से। देखो अब देखो अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एस्ट्रो का आईआर स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, और मैंने आपको ये कहा था कि एस्ट्रो में बेसिकली 3 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, अगर आपको पता हो तो। मैंने कहा था, एक मैं बता देता हूं 3 तरह के जो वाइब्रेशंस हैं वो कौन कौन से वाइब्रेशंस होते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि सिमेट्रिक देखो एक दो तरह के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, एक बेंडिंग होता है। तो स्ट्रेचिंग 2 तरह के होते हैं, एक मैंने बताया था सिमेट्रिक, और एक मैंने बताया था आपको एसिमेट्रिक। याद कर लो आप लोग, सारा बताया हुआ है आपको क्लास में। और एक जो होता है वो सीजरिंग होता है, जो बॉन्डिंग या सॉरी बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। देखो मैंने इनकी आईआर फ्रीक्वेंसी बताई थी आपको इसके लिए मैंने बताया था 3652 सेंटीमीटर इनवर्स सिमेट्रिक के लिए। एसिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था 3756 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो हमारा बेंडिंग था उसके लिए मैंने बताया था 1596 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो समझना, आप शायद आज तक आपने खूब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी आई थिंक, लेकिन आपको वो चीज समझ में नहीं आई होगी जो मैं आप लोगों को अब बता रहा हूं कि एक्चुअल में आईआर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, कि हम लोग क्या चीजें यूज करते हैं। अब देखो आप लोग अब अच्छी तरह से समझना, इसका मतलब इसकी 3 आईआर पीक आएंगी। एक तो 3652 सेंटीमीटर इनवर्स पे, एक आएगी 3756 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और एक आएगी 1596 सेंटीमीटर इनवर्स पे। क्लियर है। अब देखो एक तो ये वाली पीक है। अब ये क्या हुआ कि ये तो दोनों पीक थी हमारी, कौन सी पीक थी, दोनों कौन कौन सी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाली, ये दोनों कॉमन हो गई, ध्यान रखना। और यहां पे एक ब्रॉड पीक हमें मिल गई, इस पीक को कैसे बोलते हैं हम लोग, ब्रॉड पीक हो गई है।
कितने के बीच में कह सकते हैं? 3650 से 3760 के बीच में। ये जो ब्रॉड पीक है वो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3650 से 3760 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ये दो पीक है, दोनों मिलकर के ब्रॉड हो गई। इसके अलावा एक पीक ही है हमारी, जो हमारी कितने पे आ रही है? लगभग 1596 सेंटीमीटर इनवर्स पे, जो कि जो हमारा S2 है उसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से आ रही है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं आप लोगों को। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? आपने देखा होगा कि जो IR फ्रीक्वेंसी दी होती है उसके बाद में देखो कई बार कुछ फ्रीक्वेंसी के आगे S लिखा होता है, कुछ के आगे M लिखा होता है, कुछ के आगे W लिखा हुआ होता है, कुछ के आगे B लिखा हुआ होता है, कुछ के आगे S। ये वाला S और ये वाला S अलग अलग होते हैं। तो ध्यान रखना, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो पीक है यहां पे देखो, ये तो बेस लाइन है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ये मान के चलना कि वहां पे हम लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसमिटेंस है या फिर जो एब्जॉर्बेंस है हमारी, ठीक है, उसके बेसिस पे आप देखो इसको उल्टा पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ये तरह से, एक तरह से ये नीचे से स्टार्ट होकर के ये आ रहा है, ये एक तरह से उल्टा उल्टा वैसे नहीं है, बस दिखने में मैंने लिख दिया, मैं इसको ऐसा लिखता तो वैसे उल्टा हो जाता, लेकिन आप नीचे से ले रहे हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। ये बेस लाइन है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया यहां से। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ट्रांसमिटेंस है या जो, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे ट्रांसमिटेंस भी है और यहां पे एब्जॉर्बेंस की भी बात कर सकते हैं हम लोग। तो देखो अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ट्रांसमिटेंस, तो अब ध्यान से समझना, दो चीजें फिर बता रहा हूं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मान लो कोई सब्सटेंस है, इसमें से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजारी तो इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है जिसे हम लोग एब्जॉर्बेंस बोल देंगे, एक जनरल आइडिया बता रहा हूं, और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है जिसे ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, अब देखो अगर ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी तो ट्रांसमिटेंस कम होगी, क्योंकि जितना पार्ट एब्जॉर्ब होगा उसका बचा हुआ पार्ट ही तो मतलब उससे बाहर निकलेगा। ट्रांसमिटेंस कम होगी, ट्रांसमिटेंस जितनी ज्यादा होगी एब्जॉर्बेंस उतनी कम होगी। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस एक दूसरे की अपोजिट है। तो अब ध्यान रखना, नीचे की तरफ देखो ट्रांसमिटेंस डिक्रीज हो रही है, तो आपको पता है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब यहां पे देख लो 100% एब्जॉर्बेंस है, तो ध्यान रखना जिस पीक की 100% एब्जॉर्बेंस होती है उसके आगे एस लिखते हैं, उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पीक या स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस। अब देखो ये 100% एब्जॉर्बेंस पे नहीं है, बीच में आ रहा है, तो इसको बोल देते हैं मॉडरेट। और कुछ पीक्स आपको ऐसी मिलेंगी जो यहां पे ही रह जाएंगी, जिनका एब्जॉर्बेंस है वो बहुत कम होगा, इसका मतलब उनको हम लोग बोलेंगे वीक IR पीक। कई बार क्या होता है, स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है, जैसे ये वाला स्पेक्ट्रम है इसके आगे बी लिख दिया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रॉड, बी का मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कई बार क्या होता है बिल्कुल शार्प पीक आती है इस तरह की, उसके आगे लिख दिया जाता है एस, एस का मतलब शार्प पीक। तो आप लोग चीजों को समझो, आपको शायद आई थिंक आपने कितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी हो लेकिन ये सब चीजें नहीं पढ़ी होंगी आपने, मेरी गारंटी है इस बात की। तो आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि कोई भी स्पेक्ट्रम है, जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, मान लो किसी भी स्पेक्ट्रम के आगे 1600 सेंटीमीटर इनवर्स एस, आपको लिख सकता है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स डब्ल्यू, आपको लिख सकता है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स एस, एस का मतलब शार्प, आपको लिख सकता है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स और एम, एम का मतलब मॉडरेट या मीडियम। मतलब ये जो एस एम डब्ल्यू आता है आपका जो IR स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू है उसके आगे, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह से वो एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है कि वो एब्जॉर्बेंस स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस है कि मीडियम एब्जॉर्बेंस है कि वीक एब्जॉर्बेंस है, या जो आपकी पीक है वो ब्रॉड पीक है। यहां पे देखो बी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम था वो क्या हो गया आपका? ब्रॉड हो गया। तो इस तरह से आप लोग पहले ये चेक करो कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि कैसे S2 का स्पेक्ट्रम IR स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। एक बार आप लोग चेक कर लो यहां तक, अगर आपको कुछ भी लगे, कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग हमसे डिस्कस कर लो। तो SW वीक, देखो 100% एब्जॉर्बेंस के कंपैरिजन में दूसरी पीक्स के बारे में लिखा जाता है। क्लियर? आगे चलता हूं, देखो आगे क्या है।
देखो आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। अब देखो आपको ट्रिक तो क्या कहेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आप लोगों को कि कोई भी बॉन्ड है, कोई XYZ कोई भी बॉन्ड है, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, चाहे वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो चाहे वो बेंडिंग वाइब्रेशन हो। तो देखो बेंडिंग का तो थोड़ा सा अलग इशू है, और बेंडिंग किसी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मैं बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस होते हैं, जिससे हमें सीधा सीधा फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगता है। अब देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि कौन से बॉन्ड की स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो देखो मैंने आपको बताया था न्यू बार बराबर 2 पाई सी अंडर द रूट के अपॉन सी, ये ध्यान रख लेना। क्यू अपॉन म्यू, सॉरी के अपॉन म्यू मैंने बताया था, और यहां पे जो म्यू था वो हमारा रिड्यूस्ड मास होता है। देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सही है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो के है वो ही डिसाइड करेगा कि आपका जो बॉन्ड है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर ज्यादा होगी या फिर कम होगी। आपको बस एक ही चीज बिना दिमाग लगाए जो ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूं। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है। मतलब उसका के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट ध्यान रख लेना, कोई भी बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, और फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी या फिर वाइब्रेशनल वेव नंबर जो है उतना ही ज्यादा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से बॉन्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो बस आपको ये देखना है कि जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर सेम चीजें हैं वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, और जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर है वो इस फोर्स कांस्टेंट के अंडर द रूट के या उसके फोर्स रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर द रूट के, और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं यहां पे आपको दे सकता हूं कि अगर आपके पास 3 बॉन्ड हैं, सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग, और ये कार्बन, अब आपको सबसे पता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है OH का, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर NH, फिर इसकी NH की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इससे कम, और CS सबसे वीक बॉन्ड होता है इसलिए इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन दोनों से कम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको कि कैसे आप लोग डिसाइड करोगे कि जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कैसे वेरी करती है, किसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्लियर है? चेक कर लो एक बार, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो आगे चलते हैं और आगे की कहानी अब आपको क्लियर हो जाएगी। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिख के दे दिए हैं एक जनरल आइडिया के लिए। देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल, ट्रिपल की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। चेक कर लो भाई आप लोग। यहाँ पे देखो CO सिंगल बॉन्ड CO, अब देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन, तो देखो इसकी ज्यादा है क्योंकि मैंने अभी बताया है कार्बन कार्बन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा CO बॉन्ड। आ गई बात समझ में? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CN की बात करें तो ये देखो एज कंपेरेटिवली देखोगे तो ये इससे कम है, देखो CO की ज्यादा है, ओवरऑल देखोगे तो 1250 तक जा रहा है, जबकि आप ध्यान रखना CO की अगर बात करते हैं तो ज्यादा होती है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू CN, क्योंकि CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू CN एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड। ऐसा ही डबल बॉन्ड का कंपैरिजन देख लेना। ये लो देखो ये 1780 तक गया, ये 1690 पे ये टक गया। बात समझ में आ गई होगी आपको सारा। तो बस आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक दैट विच बॉन्ड इज स्ट्रोंगर। जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये रेंज जरूर आप लोग ध्यान रख लेना। आज जो सारी क्लास है वो सारी क्लास का जो गेम है आज का देखा जाए तो वो सारा गेम रेंज का ही है।
ठीक है। ऐसे ही देखो आपके पास तीन तरह के CH बॉन्ड हैं। तीन तरह के CH बॉन्ड में ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp है। अब आपको सबको पता है कि sp कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो जो CH बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस वाले में, और सबसे ज्यादा होगा तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देख लो सबसे ज्यादा। फिर इसकी और इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको पता है सबसे वीक बॉन्ड बना, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम लोग तीन कार्बन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तीन CH बॉन्ड का, कितने CH बॉन्ड का, तीन CH बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, और CH में बॉन्ड सेम है, बट ये कार्बन यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp3, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। फिर ये वाला, तो फिर इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी या जो आपका वेव नंबर आएगा, और सबसे कम इसके। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेसिकली आपको जाना कहाँ है, आपको बस केवल ये देखना है कि आपका बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आप किससे पता लगाओगे, या तो कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस से, या फिर आपको पता ही रखा है, हम लोगों ने पीरियोडिसिटी में खूब पढ़ा है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, कौन सा वीक बनेगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने डिस्कस किया है। तो वो सारी चीजें एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हमें कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, तब जाके हमारा जो IR फ्रीक्वेंसी वाला, जो IR स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है, वो जाके कुछ बेटर बन पाएगा आपका। ठीक है, आगे चले। अब देखो आगे की क्या कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने दी हैं। देखो वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी एक बार, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे देख लो, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। देखो देखो क्या है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, कि देखो अगर आपके पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल में जो आपको IR स्पेक्ट्रम मिलता है वो बेसिकली 3200 से 3400। अब देखो यहाँ पे आपको 3200 से 3600 भी मिल जाएगा। देखो तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें ये लिख रखा है, ये अलग अलग बुक्स है, आपको अलग अलग ही मिलेगा। उसके अलावा देखो अगर आपके पास एमीन है और उसमें NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, तो आपको 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर भी IR पीक मिलेगा। इसके अलावा देखो अगर आपके पास एल्काइन का CH है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपके पास एल्काइन का CH है तो आपके पास, मैंने बताया था ना अभी, ये CH बॉन्ड और ये sp हाइब्रिडाइज्ड, तो मैंने बताया था 3300 सेंटीमीटर 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर IR पीक मिलेगी इस CH बॉन्ड की वजह से, जो कि इसमें कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपका कार्बन sp2 है तो फिर आपको CH बॉन्ड की IR पीक मिलेगी ग्रेटर देन 3000। लेकिन ध्यान रखना अगर आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आपको लेस देन 3000 पर एल्काइल CH स्ट्रेचिंग IR पीक मिलेगी। ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, पहले बता देता हूं मैं। इसके अलावा देखो अगर आपके पास जो एक तरह से ये रेंज दे रखी है, ये CH स्ट्रेचिंग है, ये CH स्ट्रेचिंग किसकी है, ये CH बॉन्ड की है जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके अलावा अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CN है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तब आपको 2100 से 2250 के बीच में IR पीक मिलेगी, ध्यान रखना। और अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें CO ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है CO, उसकी 1650 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स में आपको IR पीक मिलेगी CO ग्रुप की। और भी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि अगर आपके पास 500 से 1000 सेंटीमीटर है, या कुछ बुक्स में ये 667 से लेकर के 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक भी होता है, कुछ में 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक भी होता है, कुछ में 667 से लेकर के 1200 सेंटीमीटर इनवर्स तक भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, और इसमें भी एक्सेप्शन है कि 680 से लेकर के 860 सेंटीमीटर रीजन कैन हेल्प डिटरमाइन ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स फॉर एरोमेटिक्स, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें जो ऑर्थो पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी वजह से भी ध्यान रख लेना आपका 680 से 860 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में
IR पीक्स मिलती हैं। तो देखो, आप लोग कभी भी रिजिड मत होना जाना कि नहीं सर मैंने तो ये पढ़ा है बुक में। नहीं पढ़ा भाई साहब, फिर आप ढूंढते फिरोगे, मेरे को कहते फिरोगे सर देखो इस बुक में ये दे रखा है, मेरा क्वेश्चन गलत मान लिया आरपीएससी ने। वो तो मानेगा भाई, क्योंकि आरपीएससी ने जहां से क्वेश्चन लिया उसमें वो लिखा हुआ था। आप अपनी बुक को साबित करोगे, आरपीएससी अपनी बुक को साबित करेगा। अब आरपीएससी को आप हरा नहीं पाओगे और आपको हो जाएगा नुकसान। इसलिए जो मैं है ना, आप में जो ईगो टाइप चीजें होती हैं कि नहीं सर मैंने तो क्लेडन में ये पढ़ा है, नहीं सर मैंने तो वाई.आर. शर्मा में ये पढ़ा है, उन चीजों को भूल जाओ। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके चला करो कि नहीं यार ऐसा लिखा हुआ है तो ये करेंगे, अगर ऐसा आता है एग्जाम में तो इसको ऐसे आंसर करके आएंगे। नहीं यार मेरे को सर ने ये पढ़ाया है, अरे भाई सर ने सही पढ़ाया है, सर ने किसी बुक से आपको पढ़ाया तो सर ने सही पढ़ाया है, लेकिन आरपीएससी वाले टीचर ने दूसरी बुक से क्वेश्चन बना डाला और उस बुक में ये लिख रखा है, तो सर गलत नहीं है। सर को आप गलत मत साबित कर देना कि सर तो यार गलत पढ़ा दिया, सर तो गलत है। नहीं भाई, सर ने पूरी कोशिश की है सही पढ़ाने की, बट हुआ ये कि कंडीशंस अलग हो गई, जो टीचर एग्जामिनर था उसने दूसरी बुक से क्वेश्चन बना दिया। ध्यान रखना, ये सब चीजें ये सिखाती हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। ऐसे नहीं अड़ मत जाना एग्जाम में, नहीं भाई मेरे को तो ये पढ़ाया सर ने मैं यही करके आऊंगा। नहीं भाई कुछ नहीं रखा, सर क्वेश्चन ही गलत है। गलत नहीं है यार क्वेश्चन, वो आपको लग रहा है। तो ये सब चीजें जो जीवन में काम आने वाली हैं वो एग्जाम्स में भी काम आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो जो थोड़ा बहुत नॉलेज मैं आप लोगों को बताता हूँ यूट्यूब पर और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, वो ऐसा नहीं है कि वो केवल जीवन में ही काम आता है, वो एग्जाम में भी बहुत जगह काम आता है। और देखो आप लोगों को पूछ के देखो, मेरी बातें 100% सही है, क्योंकि भुगत भोगी है मेरे पास ऐसे जो केवल अपने अड़ने की वजह से क्वेश्चंस को गलत कराए और फिर आकर के कह रहे थे सर ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अरे भाई नहीं होगा आपके कहने से यार, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें एक बार हमने डिस्कस कर ली है। अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें 1 बाय 1 करके बताता हूं, जिससे आपका काम हो जाएगा सेट का भी, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा कॉलेज लेक्चरर का भी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर ध्यान रखना, बस चीजों का ध्यान रख लेना बस आप लोग, जो मैं बता रहा हूं बस। चलो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको ध्यान रखना है मैं बता देता हूं। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लिख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले देखो हमने क्या कहा कि हमारा जो IR रीजन है वो बेसिकली 667 से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ये पहला कंसेप्ट था हमारा। अब देखो इसको हम लोग बहुत सारे रीजन्स में डिवाइडेड कर लेंगे, और बहुत सारे रीजन्स में डिवाइडेड करेंगे तो देखो पहला हमारा रीजन है उसमें हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से समझना, उसमें हम लोग लेंगे 3250 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने ऐसे क्यों लिखा है, बस वो लिखने का तरीका होता है, बाकी मैं बता दूं आपको, बाकी लिखा ऐसे ही जाता है, ज्यादा सही ये वाला है, ठीक है। अब इस रीजन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की IR पीक मिलेंगी, तो ध्यान रखना यहां पर आपको एक तो OH एल्कोहल में जिसमें OH बॉन्ड की, एक आपका एमीन जिसमें NH बॉन्ड, और एक आपका एमाइड है, ध्यान रखना भाई, जिसमें कि आपका एक एमाइड जिसमें कि ये वाला NH बॉन्ड। मीन्स आपको कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि आपके पास एक तो OH बॉन्ड और एक NH बॉन्ड, ये NH बॉन्ड एमीन का भी हो सकता है और ये NH बॉन्ड एमाइड का भी हो सकता है। इन तीनों बॉन्ड्स की वजह से हमें 3250 3252 3650 के बीच सेंटीमीटर इनवर्स के बीच हमें IR पीक्स मिलेंगी। अब इनको भी हम लोग फर्दर डिवाइडेड कर लेते हैं, और फर्दर डिवाइडेड में पहले OH बॉन्ड की बात करें तो अब ध्यान से समझना, आपको 3650 सेंटीमीटर इनवर्स के पास
IR पीक मिलेगी OH ग्रुप की जब आपके पास फ्री OH ग्रुप होगा। अब ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका OH जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको 3350 सेंटीमीटर इनवर्स मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर IR फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। अभी से याद रख लो, आगे भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहे इंटरमोलिक्यूलर हो चाहे इंट्रामोलिक्यूलर हो, दोनों ही तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का OH फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट होगा, ध्यान रख लेना। तो एक तो आप लोग OH ग्रुप एल्कोहल की जो IR फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बारे में ध्यान रख लेना, क्लियर है भाई। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं NH, और NH में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान रखनी है मैं बताता हूं। क्या ध्यान रखना है NH के बारे में? देखो, पहली चीज तो ये कि आपका अमोनिया जो है, एमीन जो है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी से। तो ध्यान रखना, अगर आपका एमीन 1 डिग्री है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं जो बता रहा हूं पूरे चैप्टर का क्रक्स है ये। 1 डिग्री एमीन का मतलब या तो आपकी ये वाली स्ट्रक्चर है या फिर एमाइड की भी सेम कहानी है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको 2 पीक मिलेंगी, 2 पीक्स, ध्यान रखना। 1 डिग्री एमीन की IR स्पेक्ट्रम में 2 पीक मिलती हैं, कितने कितने पर? एक तो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर, एक 3250 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है। इसका कारण क्या है? कारण हम लोग जो एक तरह से मैं बता दूं, कुछ जगह फर्मी रेजोनेंस होता है, कुछ जगह कपल्ड वाइब्रेशंस होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वहां पे मैं बता दूंगा कि 1 डिग्री एमीन में 2 IR पीक क्यों मिलती हैं। NH बॉन्ड की ध्यान रखना, 2 पीक तो मिलती हैं, जो एमीन है या एमाइड है उसमें जो IR पीक है वो 2 मिलती हैं, अलग अलग रेंज पे, अलग अलग IR फ्रीक्वेंसी पे। वो क्यों मिलती है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपका एमीन जो है वो 2 डिग्री हो गया तो देखो फिर आपका क्या बना? NHR। अब आपका यहाँ पे केवल 1 ही पीक आएगी, क्योंकि वो एक S तो चला गया, तो केवल एक ही NH बॉन्ड है, उसकी आपको एक IR पीक मिल जाएगी। यहाँ पे एमाइड में भी देख लेना, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइन हो जाएगा वो, मतलब एक बार नाइट्रोजन जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री है तो अगर आपका एमीन 3 डिग्री है तो 3 डिग्री एमीन में तो कोई पीक मिलेगी ही नहीं इस रेंज में, क्योंकि कोई NH बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। और अगर एमाइड में हम लोग इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दे तो यहां पर भी आपको कोई पीक नहीं मिलेगी इस रेंज में, क्योंकि यहां पर भी कोई NH बॉन्ड नहीं है। तो ध्यान रखना, ये जो रेंज है 3200 से 3650 सेंटीमीटर इनवर्स वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करता है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई करता है। बहुत कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रख लेना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। फिर आप लोग ये मत कह देना कि सर ये हमने पढ़ा था और ये हमारा गलत हो गया। भाई साहब, अगर नहीं याद रखोगे तो गारंटी है गलत ही होगा। तो आपको ये वाली चीजें समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो कि आपकी जो फर्स्ट रेंज थी 32500 टू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की और किस किस टाइप की IR पीक आपको मिलेंगी जब हम लोग IR स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। चेक करो आप लोग, अगर कोई भी इश्यू है तो आप लोग पूछो, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। यहां तक अगर आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो आप लोग पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। चेक करो आप लोग। ठीक है, तो जो हमारा 3250 टू 3650 है, वहां तक का मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे चलें।
अब देखो दूसरा हम लोग कोई कंसेप्ट लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, हम लोग तीन, अभी जो मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग तीन तरह के CH बॉन्ड लेते हैं। यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो है हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के CH बॉन्ड हो गए। CH बॉन्ड सेम है लेकिन एक तरह से तीन तरह के हो गए। और तीन तरह के क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन था उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो गया। अभी मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि ये जो बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। उससे वीक ये वाला होगा, इससे वीक ये वाला होगा। तो इसकी IR फ्रीक्वेंसी सबसे कम, फिर इसकी ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। याद रख लेना भाई, इसकी जो IR फ्रीक्वेंसी होगी वो लगभग 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छी तरह से याद रख लो। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं, आपको ये भी पूछा जा सकता है एल्काइन CH बॉन्ड, क्या पूछा जा सकता है आपको? एल्काइन CH बॉन्ड की IR फ्रीक्वेंसी लगभग कहां पे आएगी? ठीक है, आपको क्या पूछा जा सकता है आपको इस वाले CH बॉन्ड की? तो ये ध्यान रखना, ये लगभग 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। मीन्स हम लोग कह सकते हैं एल्किन CH बॉन्ड IR फ्रीक्वेंसी। अगर आपका ये वाला कंसेप्ट है तो इसकी जो IR फ्रीक्वेंसी होगी वो लगभग 2900 to 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। मींस ये जो कहानी है वो एल्केन CH बॉन्ड की IR फ्रीक्वेंसी की कहानी है। चेक कर लेना भाई आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है, और मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि अगर आपका जो CH बॉन्ड है और उसमें कार्बन sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तब आपकी IR फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ग्रेटर देन 3000 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस केस में जो आपकी IR फ्रीक्वेंसी होगी CH बॉन्ड की वो लेस देन 3000 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ये आपकी ये वाली कहानी हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इस एल्डिहाइड में CH बॉन्ड है, ये वाला CH बॉन्ड, इस एल्डिहाइड में ये वाला CH बॉन्ड है। इस CH बॉन्ड की जो IR पीक आती है, ध्यान रखना, वो दो पीक आती हैं। और दो पीक कितने कितने पे आएंगी वो भी मैं बता देता हूं। एक 2750 और एक 2850 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और इन दोनों पीक का रीजन जो है वो है फर्मी रेजोनेंस, जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि फर्मी रेजोनेंस क्या होता है। और ये बहुत पर्टिकुलर पीक है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में ये दो पीक मिल जाएं तो आप 100% उसको एल्डिहाइड करके आना। करैक्टरिस्टिक IR पीक है ये किसी भी एल्डिहाइड की, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये आप लोग ध्यान रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एल्डिहाइड के लिए। फर्मी रेजोनेंस की वजह से दो पीक आती हैं जिनमें 100 का डिफरेंस होता है, एक 2750 पे और एक 2850 सेंटीमीटर इनवर्स पे। और ये बिल्कुल करैक्टरिस्टिक पीक है किसकी? और ध्यान रखना ये पीक किसकी वजह से, वो ध्यान रखना। ये जो CH बॉन्ड है, ये वाला जो CH बॉन्ड है, ये वाला जो CH बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से ये दो पीक आती हैं। और रीजन क्या है इसका? फर्मी रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस है इसका रीजन? फर्मी रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ध्यान रखना। आज की क्लास आपको पूरा एक क्वेश्चन 100% देके जाएगी, और सेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, स्कूल लेक्चरर में भी, और सेकंड ग्रेड में भी। ये मान के चलो आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे की बात करते हैं। देखो आगे क्या है, बस रेंज के बारे में डिस्कस करना है हमें, और इंपॉर्टेंट चीजें। देखो एक जो एरिया है हमारा IR का, उसमें हमें 2100 से 2300 सेंटीमीटर इनवर्स, यहां पर भी हमें
स्ट्रॉन्ग आईआर पीक मिलती हैं। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आईआर पीक का मतलब दो ही बॉन्ड हो सकते हैं, या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तब तो आपको मिलेगा 2250 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आईआर पीक। किसकी वजह से? सी ट्रिपल बॉन्ड एन की वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से। और अगर आपका कार्बन कार्बन, अब देखो इन दोनों में से ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम, लगभग 2150 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। देखो ये सब चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि अगर इस रेंज में हमें आईआर पीक मिल रही है तो यहां पे क्या हो सकता है। आप मान के चलो कि अगर आपको कहीं भी 3000 से ऊपर पीक मिल गई तो आपको पता चल जाएगा या तो अल्कोहल है यार, या फिर कहीं ना कहीं एमीन है उसमें। आ गई बात समझ में? इसके अलावा देखो, अगर आपको 2000 से लेकर के 2100 सेंटीमीटर के इनवर्स के बीच आईआर पीक मिलती है तो वो बेसिकली कीटीन की होती है। और ध्यान रखना, कीटीन की आईआर फ्रीक्वेंसी बहुत बार पूछी गई है, लगभग 2100 सेंटीमीटर इनवर्स पर। या फिर अगर आपका इस तरह का कोई जो है बॉन्ड है, इस कंडीशन में भी जो आपकी कार्बन कार्बन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वो 2000 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। जो एलिन्स होते हैं, एलिन्स में देखो ये कीटीन है, वो एलिन्स है, एलिन्स में जो आपको आईआर पीक मिलेगी वो लगभग 2000 से 2100 के बीच। और क्यों मिलेगी वो रीजन मैंने बता दिया आप लोगों को। जब तक आप लोग इस तरह से समझ के नहीं पढ़ोगे चीजों को, आप रट्टा कितना मारोगे? रट्टा भी तरीके से मारना होता है भाई, रट्टा मारो नो डाउट, लेकिन रट्टा भी तरीके से मारा जाता है, जो मैं बता रहा हूं आपको तरीका है। ठीक है, आगे चले। आगे क्या है देखो, अब हम लोग आ जाते हैं सीओ ग्रुप पे। एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं सीओ ग्रुप की। एक सीओ ये है और एक सीओ हमारा एक तरह से वो लिगेंड होता है जो कार्बोनाइल होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोनाइल की बात करते हैं। कार्बोनाइल में क्या है देखो, सॉरी इस कार्बोनाइल लिगेंड की बात करते हैं। तो देखो अगर फ्री सीओ है, मतलब बिल्कुल फ्री है, किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं है इसकी, उस कंडीशन में जो ये आपको सीओ बॉन्ड की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 21430 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अब मान लो ये किसी मेटल, तो लिगेंड है ये तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। मान लो ये किसी मेटल के साथ रिएक्शन करके इस तरह से बॉन्ड बना लेता है। एक बॉन्ड ये बना सकता है। अब आपको याद हो तो मैंने दूसरे तरीके से भी बॉन्ड बताया था। एक बॉन्ड मैंने ये बताया था आपको, अब याद कर लो सारा कुछ आप लोग। और एक बॉन्ड मैंने ऐसे भी बताया था आपको, देखो अब आपको याद आ जाएगा सारा का सारा, देखना। वो सीओ लिगेंड ही है, वैसे ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो लिगेंड सीओ ही है। ये लो, तो देखो यहां पर इस तरह का जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं टर्मिनल सीओ। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल सीओ। और टर्मिनल सीओ की अब देखो धीरे धीरे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। टर्मिनल सीओ की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो 1900 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है। यहाँ पे ये μ2 की फॉर्म में, अब ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं ऑर्गेनोमेटेलिक में, देखो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये ब्रिजिंग सीओ है, और जो ब्रिजिंग सीओ है, ब्रिजिंग सीओ की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो 1720 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर तीन मेटल्स के बीच में ब्रिज है तो यहाँ पे μ3 लिखेंगे, और इसकी जो एक तरह से ब्रिजिंग सीओ है, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1500 से लेकर के 1730 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लेना भाई, डोंट गेट कंफ्यूज। आपको क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से मिलेगा, फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये क्या आ गया, कहां से पढ़े। नहीं भाई, पढ़ना आपको पड़ेगा। बता मैं रहा हूं और कोई नहीं बताएगा आपको, ये सिंपल सिंपल चीजें बता के खत्म कर देता है हर आदमी, हर टीचर, कि चलो भाई काम हो गया हमारा, टेंशन खत्म, आईआर पूरा। नहीं, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका एज ए लिगेंड सीओ का काम खत्म। अब अगर हम लोग कार्बोनाइल की इसकी बात करें जिसमें एल्डिहाइड कीटोन वगैरह आते हैं, तो इसमें ध्यान रख लेना, ये अगर आपका सीओ है
और इसकी जो सिंपल रेंज है आईआर फ्रीक्वेंसी में, वो रेंज लिखी जाती है 1680 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, इसमें कीटोन भी आ जाएगा, एल्डिहाइड भी आ जाएगा, एसिड हैलाइड भी आ जाएगा, एस्टर भी आ जाएगा, एमाइड भी आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसका कंपैरिजन इस लिगेंड वाले सीओ से जरूर याद रख लेना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो फटाफट ये सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा जो आईआर फ्रीक्वेंसी होती है सीओ ग्रुप की, वो एसिड हैलाइड में 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में आपका आता है एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड की बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले तो इसमें दो पीक आती हैं, बहुत एनहाइड्राइड का आईआर स्पेक्ट्रम जो है उसमें सीओ की वजह से दो पीक, वैसे दो पीक का मतलब नहीं है, सीओ की वजह से दो पीक। देखो दोनों सीओ सेम है लेकिन फिर भी दो पीक आती हैं। और दो पीक कहां पे आती हैं? एक पीक आती है 1840 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच, और दूसरी पीक आती है 1740 से 1780 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। अब देखो एक लॉजिकल बात यह है कि यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, आप लोगों को देख लेना, वहां से उतार लेना, मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब लॉजिकल बात यह है कि यहां पे दो पीक क्यों हुई? तो दो पीक इसलिए मैं बता देता हूं, यहां पे ध्यान से समझना, ये दो सिचुएशन जनरेट होंगी हमारे पास। और दो सिचुएशन क्या है कि मान लो ये दोनों सीओ सिमेट्रिक वाइब्रेशन करें एक साथ, और दोनों सीओ एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस करें। ध्यान रखना, तो एसिमेट्रिक में ज्यादा एनर्जी, तो ये वाला तो एसिमेट्रिक का और ये वाला सिमेट्रिक का। बहुत कुछ सीखना है आप लोगों को भी, भले कितना ही नेट जेआरएफ हो आपको, लेकिन सीखना बहुत कुछ है। नौकरी लगना, जेआरएफ निकालना, ये सब अलग बातें है, सब्जेक्ट आना अलग चीज है। नौकरी लगना और सब्जेक्ट आना बहुत अलग चीजें हैं। नौकरी तो भाई सब लोग ही लग रहे हैं, हम ही थोड़ा ना लगे हैं यार, कोई भाई हम लोग पहली बार नौकरी लगे हैं, हम लोग तो है ही क्या, आईएएस आरएएस देखो कितना कितना तगड़ा उनका क्रेज है। लेकिन नौकरी लगना अलग चीज है, सब्जेक्ट आना अलग चीज है। सब्जेक्ट आने का जो सुकून है ना, वो अलग ही अपने आप में, उसके अलग ही मजा है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। तो दो तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए, सबसे ज्यादा एसिड हैलाइड की, फिर एनहाइड्राइड की, उसके बाद एस्टर का, उसके बाद एस्टर की आईआर फ्रीक्वेंसी होती है। और एस्टर की जो आईआर फ्रीक्वेंसी होती है वो लगभग 1740 से 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सीक्वेंस आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आईआर फ्रीक्वेंसी एसिड हैलाइड की, फिर एनहाइड्राइड की, फिर एस्टर की। और एस्टर के बाद में नीचे बात करते हैं, देखो और भी आगे चलेंगे। एस्टर के बाद में आपकी एल्डिहाइड की, देखो एल्डिहाइड की दो पीक तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी फर्मी रेजोनेंस की वजह से, 2850 1750, वो अलग चीज है। यहां पे बात कर रहे हैं सीओ की आईआर फ्रीक्वेंसी, और सीओ की आईआर फ्रीक्वेंसी यहां पे होती है 1730 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसकी जो, अब देखो मैं कल एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, एक एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का भी बताऊंगा कि उसकी पीक कहां कहां आएंगी। आज हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पे जो आईआर पीक आएगी वो आएगी आपकी लगभग, जस्ट 1 मिनट, ये आपकी पीक आएगी लगभग 1700 से लेकर के 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ये याद रख लेना आप लोग। सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा सा करेक्शन होगा इसमें, ये 1720 से 1750 है, थोड़ा सा करेक्शन, 1720 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद आपका कीटोन आता है, और कीटोन में जो आईआर पीक आएगी वो आएगी आपकी 1720 से 1700 सेंटीमीटर, या फिर 1700 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। और सबसे कम जो आईआर फ्रीक्वेंसी वाली पीक होती है वो एमाइड की, देखो एमाइड की इसकी वजह से तो 3200-3300 के आसपास आएगी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। और इस सीओ की जो पीक आएगी वो आएगी 1680 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। चेक कर लो भाई सारे का सारा, अगर कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा हो, थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तो आप लोग जरूर पूछ लें, ठीक है।
तो ये हमारा सारा का सारा सीओ ग्रुप का काम हो गया है, जो हमें डिस्कस करना था सारा का सारा मैंने करवा दिया है कि सीओ को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन सारी चीजों को लेकर के। ठीक है, इसके बाद कुछ और मैंने लिखे हैं वो मैं बता दूं आप लोगों को, बस वो याद रखना वो सारा का सारा। देखो 1650, 1600, 1590 इस सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास 4 से 5 पीक अगर आपको कंटिन्यू मिल रही हो तो ध्यान रखना ये जो पीक हैं वो इस ग्रुप की वजह से होती हैं, और ये ग्रुप भी किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में। क्योंकि बेंजीन देख लो ना यार, बेंजीन में ये वाला ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है, इधर, तो ये वाला ग्रुप इस ग्रुप की वजह से यहाँ पे आपको 3 से 4 से 5 पीक मिलेंगी इस रेंज में। लेकिन अगर आपका सिंपल एल्केन है तो फिर आप केवल और केवल 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आईआर पीक मिलेगी, अगर सिंपल एल्केन है, ध्यान रखना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कहानी है। अगर आपके पास NO2 ग्रुप है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको 2 पीक मिलती हैं, एक 1360 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास और एक आपको 1530 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो NO2 है तो। ठीक है, तो देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स थी वो सारी मैंने बता दी हैं। देखो क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, ऐसे तो देखो इतनी पीक्स और पढ़ लो चाहे, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चन सोल्व करने का क्राइटेरिया है वो मेरी गारंटी है वो काम आपका हो जाएगा। अब 1-2 क्लासें जो भी एग्जाम तक होंगी हमारी आईआर की होंगी, मैक्सिमम चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं सेट के अकॉर्डिंग, और अगर कुछ कमी भी रही है तो उस चीज के लिए हमें खेद रहेगा। बाकी जो जो बच्चों की डिमांड थी हमने सारा करवाया है, क्योंकि जितना शॉर्ट टाइम हमारे पास था उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने हमारा बेस्ट दिया है। ठीक है, तो आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो बताओ, वरना 1-2 क्लासें और हम लोग रखेंगे 26 तारीख तक। आप लोग आराम से एग्जाम दे के आना, जो भी होगा एक बार रिजल्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।